बढ़ते हमने लास्ट सेशन में ज्यादा कुछ देखा नहीं था, इतना ही देखा था। एक पॉपुलेशन होती है और उसका एक छोटे छोटे टुकड़ों के सैंपल्स लिए जाते हैं। ये सैंपल का स्टडी किया जाता है और ये स्टडी के बेसिस के ऊपर पॉपुलेशन के बारे में कुछ इन्फर किया जाता है। हेंस द नेम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। थ्योरेटिकल पार्ट हमने शुरू कर दिया था। हमने देखा था सैम्पलिंग कैसे कैसे होती है, देखना है रादर। आइए पेज 534। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। पढ़ू, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसे प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग भी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, in this type of sampling, the selection of members from the population is random, such that each member of the population, underline करो, each member of the population has an equal chance of being selected. मतलब ये सारे events equiprobable है. Okay? Random एक student को यहाँ से pick करके से award देना है, तो it will be 3 3 6 7. 1/7 would be the probability. हर किसी. This is probability sampling. Simple random sampling. Say example, there are 1,000 employees in a company A. There are 1,000 employees in a company A. You want to select a simple random sample of 100 employees. You assign a number to every employee of the company from 1 to 1,000 and select randomly 100 numbers. किसी को भी कुछ मतलब कोई critical methodology दी नहीं है, simply आप select कर रहे हो, हर किसी का probability would be same. कितना? 100/1000, 1/10. Systematic sampling. Systematic sampling is similar to simple random sampling, but is slightly easier. Underline करो, similar but slightly easier. Every member of population is assigned a number, but instead of randomly selecting numbers, the numbers are chosen at regular intervals. से हर 10वां आदमी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो रैंडम तो है बट सिस्टमैटिक भी है. Example, out of 1,000 employees of company A, you want to select a sample of 100 employees. All employees of the company are arranged in alphabetical order and assign a number from 1 to 1,000. You randomly select a number 4 from the first 10, and then every 10th person, that is 4, 14, 24, 34, 34, 44, 54, ऐसे 100 people you select. तो ये random है but systematic है. Third, stratified sampling. Actually, Indian Lok Sabha is stratified sample. There is something called a strata. सुना है क्या ये word? Generally, एक population से जब हम sample लेते हैं, हमारा conceived notion होता है कि ये homogeneous है. Do you understand homogeneous as opposed to heterogeneous? Okay. जो heterogeneous है, तो हम क्या करते हैं, जो heterogeneous population है उसके टुकड़े करते हैं और हर एक टुकड़े को स्ट्राटा कहा जाता है. ये टुकड़े इस तरीके के होते हैं कि अल्दो ये पूरा पॉपुलेशन हेटेरोजीनियस है, ये अपना एक टुकड़ा अपने आप में होमोजीनियस है. दैट हैपेंड इन द ईयर 1960 इन इंडिया. मुंबई प्रदेश नाम से जो एरिया था, 1 May 1960 को 3 टुकड़ों में बांटा गया बेस्ड ऑन लैंग्वेज. मराठी भाषिकों को महाराष्ट्र दिया गया, आई डोंट नो, गोवन लोगों को गोवा दिया गया और गुजराती लोगों को गुजरात दिया गया. राइट? हमने क्या बनाया, स्ट्राटा बनाया. उसके बाद फिर महाराष्ट्र के अंदर अगर हम आते तो उसमें भी और टुकड़े किए. राइट? जो हेली मराठी बोलते हैं उसको ये बोला गया क्या, मराठवाड़ा. जो प्रमाण मराठी बोलते हैं उसको पुणे रीजन. थोड़ा ऊपर की साइड में जाते हैं जहां पर धूप बहुत ज्यादा आती है उसे खानदेश कहा गया. थोड़ा ईस्टर्न साइड में जाते तो उसे विदर्भ कहा गया. राइट? कोंकण किनार पट्टी कहा गया. ये ऐसे टुकड़े किए, ये स्ट्राटा किया गया. राइट? और ये स्ट्राटा को और सब स्ट्राटा में डिवाइड किया गया और हर एक सब स्ट्राटा से एक एक रिप्रेजेंटेटिव लिया. नाम है आमदार, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. और थोड़े बड़े स्ट्राटा से एक पर्सन लिया गया, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खासदार, वो दिल्ली जाता है. राइट? सो इस तरीके से दिस माइट the entire population can be stratified, and from that strata which is considered homogeneous एक representative लिया जाएगा. अब जो स्ट्राटा जितना बड़ा होगा उसका उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा. ऑन द सेम लाइंस यूपी में क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां से ज्यादा लोकसभा की सीट्स है. अरुणिम में, अरुणाचल प्रदेश में कम लोग है, पॉपुलेशन कम है, तो रिप्रेजेंटेशन भी कम चाहिए. अल्दो एरिया थोड़ा बड़ा रहेगा तो भी एक ही पर्सन या 2 ही पर्सन या 5 ही पर्सन जो भी रहेगा उतना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. करेक्ट? नाउ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग थियोरेटिकली पढ़ रहा हूं.
In stratified sampling, the population is divided into subgroups. Underline कर दो. Population is subdivided into subgroups called strata based on the relevant characteristic: gender, age, income, profession, etc. The members of each subgroup are selected using simple random or systematic sampling. मतलब हर एक स्ट्राटा के अंदर हम सिस्टमैटिक या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पिक करेंगे. एग्जाम्पल, देयर आर 700 मेल एम्प्लॉइज एंड 300 फीमेल एम्प्लॉइज. होमोजेनियस होते हैं या हेटेरोजेनियस होते हैं, मेल्स और फीमेल्स? हेटेरोजेनियस ऑब्वियसली है ना, बहुत सारे सेंसेस में डिफरेंस होता है. सो होमोजेनिटी सॉरी स्ट्रैटिफाई करना पड़ेगा, मेल्स का अलग और फीमेल्स का अलग, और फीमेल्स का एक अलग बेसिस के ऊपर और मेल्स का एक अलग बेसिस के ऊपर सैंपल आना चाहिए. अब क्योंकि 3:7 ये रेशियो है फीमेल्स टू मेल का, तो रिप्रेजेंटेशन भी आइडियली उसी तरीके से आना चाहिए सैंपल में. You want to select a sample of 100 employees reflecting gender balance of the company. Divide the employees into subgroups, male and female employees. Select 70 male employees and 30 female employees using simple random or systematic sampling. Then fourth, cluster sampling. Cluster sampling also divides the population into subgroups. Underline, also subgroup. But each subgroup has similar characteristic of the whole population. This method is useful when population is dispersed. Underline कर दो, when population is dispersed. Suppose company A has branches in 15 cities. You want to select a sample of 100 employees. It is difficult to select members from each branch. So पहले 5 branches select किए जाते हैं और then 20 members from each selected branch. अभी बैंक होते देखो, अभी SBI के more than 40,000 branches हैं, right? 31st ऑफ मार्च को इनका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है. आप 31 मार्च को बैंक में नहीं जा सकते बिकॉज ऑडिट इज गोइंग ऑन. 30, 31 मार्च, 30 एंड 31st मार्च देयर आर नो मूवमेंट बेसिकली, और इवन ऑन 1st ऑफ अप्रैल ये 3 दिन बैंक के मूवमेंट कुछ होते नहीं है. इस दिन क्या होता है, इनका ऑडिट होता है. अभी ये ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट है इसलिए कम दिनों में हो जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस, सबसे पहले मूवमेंट बंद कर देते हैं फिजिकल कैश की, मूवमेंट बंद कर देते चेक्स की, मूवमेंट बंद कर देते फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स की, और इवन कैसेट्स ऑफ दी क्या होता है एटीएम मशीन्स. एटीएम मशीन में कैसेट होती है, पता है ना आपको, नोट के जो गुच्छे होते हैं, एक परफेक्ट फिट बैठने वाले शेप के प्लास्टिक कैसेट्स होते हैं, उसके अंदर ये नोट्स लगाई जाती है. और आपने देखा एटीएम मशीन कभी खुला नहीं, कोई भी सी नहीं कर रहा. तो ऑडिट के समय ये दिखता है. इवन हमने तो चेस भी देखी थी, 800 करोड़ एक साथ देखा था, मजा ही आ गया, देखने को मिला. सो द थिंग इज यहाँ पर सारे मूवमेंट्स बंद हो जाते हैं और आपको 100% ऑडिट चेक करना पड़ता है, 100% चीजों को चेक करना पड़ता है. अब यू टेल मी 40 एसबीआई की बात कर रहा हूँ सिर्फ, बाकी नेशनल बैंक की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ. 40,000 ब्रांचेस अगर करना है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. तो व्हाट टू डू? सो इस केस में इन्होंने सैंपल बना दिया. अब सैंपल के लिए इन्होंने क्या बोला कि जिनका 100 करोड़ से ऊपर एडवांसेस है, जिनके लोन साइज 100 सीआर से ऊपर है, उन्हीं ब्रांचेस का ऑडिट किया जाए, बाकी ब्रांचेस का ऑडिट करना ही नहीं, स्टैट्यूटरी ऑडिट. फिर कोई चार्टर्ड अकाउंट, अभी 40,000 ब्रांचेस है, इसमें से अराउंड 15,000 ब्रांचेस रहेंगे जिनके 100 करोड़ के नीचे ही रहेगा बिजनेस. सो जो बच जाता है 25,000 ब्रांचेस, इसका ऑडिट किया जाएगा. अब इसका ऑडिट करते समय भी फिर अगर ये 3 ही दिन में हमको सब खत्म करना है तो काम बांट कर लेना पड़ेगा. और अगर एक ब्रांच के अंदर 6 एटीएम्स आते हैं तो 2 ही एटीएम चेक करेंगे रैंडमली. समझ में आ रहा है? सो आप क्लस्टर सैंपलिंग में क्या कर रहे हो, स्ट्रैटिफाइड जैसा ही कर रहे हैं, बट यहाँ पर सारी पॉपुलेशन के सारे जो स्ट्राटास है, एक्चुअली स्ट्राटा बन ही नहीं रहा है, होमोजेनिटी है. सो क्योंकि फिजिकल डिस्टेंस है, हम पिक कर रहे हैं सर्टेन नंबर ऑफ ब्रांचेस जिनका ऑडिट होगा, और उसके अंदर भी फिर कौन से डिपार्टमेंट का, कौन से एटीएम का, कौन से चेस्ट का, कौन से कैशियर विंडो का, कौन से वाउचर्स का ऑडिट होगा, ये सारा डिसाइड किया जाता है बेस्ड ऑन रैंडम सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. तो 4 प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, समझा? पहला मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग 2 तरीके से होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, या प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी के अंदर 4 टाइप्स आते हैं. पहला रैंडम सैम्पलिंग, कैसा भी उठाओ. दूसरा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, हर 10वां हर 15वां एक सिस्टम लगा दिया, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा दिया जो नंबर ऑफ सैंपल सिलेक्टेड के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा. तीसरा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ये तब लागू होता है जब एंटायर पॉपुलेशन इज नॉट होमोजेनियस, दैट इज हेटेरोजेनियस. तो इसको होमोजेनियस ग्रुप में सब डिवाइड किया जाता है और उनसे सिर्फ सैंपल सिलेक्ट किए जाते हैं बेस्ड ऑन द क्वांटम इन दैट होमोजेनियस छोटा वाला ग्रुप, स्ट्राटा. और चौथा इज क्लस्टर सैम्पलिंग, जहां पर होमोजेनिटी हेटेरोजेनिटी का प्रॉब्लम नहीं है, बट डिस्पर्सल हुआ है, मतलब जो एलिमेंट्स है वो फिजिकली डिस्टेंस पर है, इसलिए सैंपल लेना मुश्किल हो जाता है. तो आप
20 में से 20 ब्रांचेस लेने के बजाय 20 में से 5 ब्रांचेस लेते और 5 ब्रांचेस में से रिप्रेजेंटेशन मंगवाते हैं। यस। सेकंड, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये खराब होता है, ये अच्छा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखते हैं, क्योंकि इससे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का पर्पस डिफीट होता है, ये नहीं करना चाहिए। In this type of sampling, the selection of members from the population is non-random and each member has not equal chance of being selected. Equiprobable नहीं है, partiality है ना? काय म्हटला? हाँ, इसको ये भी आप बोल सकते, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी हो सकता है ये, कि अपने एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लगाए, उसके ऊपर रैंडम ले रहे हो। कहीं पर भी किसी की भी प्रोबेबिलिटी अगर आ रही है ना, तो वो प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग में ही जाना चाहिए। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज अंडरलाइन easier and cheaper to access. You cannot use it to make valid statistical inferences about population. तो सस्ता है, आसान है, बट काम का नहीं है। There are mainly 4 types of non-probability sampling. मतलब probability में भी 4 है और non-probability में भी 4 है। ये 4, पहला convenience sampling, इधर बता, दिस इज व्हाट, सैंपल ले रहा था मैं बच्चों का, जो नजदीक था फट से उठा लिया उसको, समझा? समझ लो, जैसे तुमने एमयू के लिए वीडियो बनाया, किसको बताया? जो विसिनिटी में था, सर ये देखो वीडियो, लेकिन एक ही बार देखा। सो दिस इज व्हाट convenience sampling. In convenience sampling, the members are selected which are most convenient for researcher. Underline, most convenient for researcher. इसलिए बायोलॉजी वाले क्या करते हैं? जो डेड बॉडीज है उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। Convenience. That was a joke. Those are members which are easily accessible to the researcher. Example: suppose you are researching about services provided by the university to the hostel students. You may ask your fellow students to complete a survey. This is the most convenient way of gathering data. Correct है? आपको पता होगा ना, ये प्राइमरी डेटा होता है। You understand primary data, secondary data? 11 में हुआ होगा आपका स्टडीज इकोनॉमिक्स में, हे पहिलं चॅप्टर स्टार्ट सुरूच नाही झालं तुमचं, म्हणजे असं पुस्तक उचललं नाही। तो देखो, इतने सारे बच्चे थे, 2 लोगों ने जवाब दिया। दिस इज व्हाट वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। It is similar to convenience sampling. In this sampling method, people who are themselves ready to conduct the survey collect the sample data. अरे क्या ग्रामर की तो पूरी बैंड बजा के रख दी है इन्होंने। Example: suppose you announced about a survey of hostel facilities. Some students volunteered themselves to collect the sample data or provide the data. समझे? Third is judgment sampling. यहाँ पर एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, जज किया जाता है, बेस्ड अपॉन दैट लिख दिया जाता है। अब this type of sampling is based on the opinion of an expert. It is also called purposive sampling. Underline, purposive sampling. Purposive sampling या judgmental sampling. How to run a business or even how to run a conglomerate, ये भी वो बता सकते हैं, but they cannot suggest us to how to run an economy, है ना? अभी finance minister निर्मला सीतारमण, she is not a chartered accountant, but पीयूष गोयल, मैं बंसली बोल रहा हूँ, पीयूष गोयल, despite being a chartered accountant, he wasn't a filmman, I guess. उसके रेलवे मिनिस्टर कौन था? वही थे ना। और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है वहां पे, who is not a finance minister. सो बस मुझे बताना ये था कि जजमेंट सैम्पलिंग यही होता है, पर्पसिव सैम्पलिंग है, आओ पढ़ते हैं। However, the quality of sample results depend on the judgment of the person selecting the sample. कुछ लोगों को चुना जाता है। अभी जो पत्रकार लोग, किसके पेरेंट्स पत्रकार है? पोपट लाल, ओके। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक सेगमेंट अलग होता है ये सारे जर्नलिस्ट का, और ये सारे जर्नलिस्ट का मतलब मुझे कहना ये है, जिसे जी बिजनेस नाम से एक जी का चैनल चलता है, पता है? इनका ऑनलाइन पोर्टल भी है, अगर आप देखोगे ना, गिने चुने 6-7 लोग वही आर्टिकल्स लिखते हैं, अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो। यही लोग बार बार आर्टिकल्स लिखने का रीजन क्या है? एक्सपर्ट है, इनको बहुत से बहुत कहीं से टिप मिलेगी, स्टडी आगे यही करेंगे। ओके, इसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का कहते हैं, judgment sampling. Example: you can see the selection procedure of all the reality shows. Example given: Indian Idol, in which some
some participants are selected by the experts among the thousands of applicants. मजा आती सिलेक्शन प्रोसेस देखने को, देखिए कभी, कॉन्फिडेंस रहता लोगों में बहुत। चौथा स्नोबॉल सैम्पलिंग। व्हाट इज दैट, जो बर्फ के पर्वतों से बर्फ का एवलेंच, मैं इस्लाम कर एवलेंच, सो वो बहुत बड़ा हो गया, छोटू वाला इफ यू स्टार्ट रोलिंग एंड स्नो बॉल, तो वो बड़ा होते जाता है अगर स्नो से ही भाग रहा है तो, यू नो इट, यही वाला है ये स्नो बॉल सैम्पलिंग। जय हो मूवी देखी क्या सलमान खान की? जिन्होंने देखी 2-3 घंटे बच गए लाइफ के आपके। इन दिस सैम्पलिंग मेथड वी फर्स्ट सिलेक्ट सम पर्सन्स, then with the help of selected persons we select some more, and this process continues to collect the sample. It is small as a snowball and increases in size as it rolls down. जय हो यही कंसेप्ट है, एक आदमी 3 लोगों की भलाई करेगा, फिर वो 3 लोग और 3 लोगों की भलाई करेगा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चला रहता है। मूवी देखने को आया नहीं। एग्जाम्पल, suppose you are researching about the child laborers of your city. You meet one child laborer and he or she puts you in contact with other child laborers. मधुर भंडारकर पता आपको? मधुर भंडारकर डायरेक्टर है, चांदनी बार, फैशन, जेल, ट्रैफिक सिग्नल, ये मूवीज बनाई। दिल तो बच्चा है जी, नहीं गाना नहीं, मूवी, ठीक है, इनके डायरेक्टर है। अभी पता ही नहीं आपको तो कैसे बताऊं। ये भाई साहब यही करते हैं, मतलब मधुर भंडारकर के जितने भी मूवीज है ना वो रियलिटी बेस्ड है। व्हाट डज ही डू, एक पर्सन पकड़ते हैं और उनसे और लोग कॉन्टेक्ट में आते हैं, 3-4 महीने इनको मिलते हैं, उसके बेसिस के ऊपर एक स्टोरी बनाते हैं, उसके बेसिस के ऊपर एक स्क्रिप्ट बनाते हैं और उसके बेसिस के ऊपर मूवी बनाते हैं। और नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी बनाई थी चांदनी बार नाम से, नहीं पता, ठीक है, ठीक है। तो आपको सैम्पलिंग के मेथड्स तो ध्यान में आ गए। तो सैम्पलिंग के मेथड की अगर बात करें तो बेसिकली 2 हिस्सों में बंटता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी में आते हैं सब टाइप 4, पहला रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तीसरा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और चौथा क्लस्टर सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहला कन्वीनियंस है या कन्वीनियंस सैम्पलिंग, दूसरा वॉलंटरी रिस्पांस सैम्पलिंग, थर्ड जजमेंट सैम्पलिंग और चौथा स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर शायद ही सवाल बनेगा, मैंने अभी तक तो देखा नहीं, बट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर बनता है। आओ, रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, डू नॉट कंफ्यूज इट टू बी थ्योरेटिकल चैप्टर। पन्ने पलटोगे तो आपको ध्यान में आएगा, है काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, बट इसकी थ्योरी जानबूझ के पूरी पढ़ने का रीजन है इस पे एमसीक्यूज बनते हैं। Representative sample or non-representative sample. A representative sample is subset of population which accurately reflects or matches the characteristic of population. For example, if we have selected a representative sample of 10 students, 6 boys and 4 girls, that is boys and girls are in the ratio of 3:2, then it follows that population also have boys and girls in the ratio of 3:2 अगर ये sample representative है तो। For a sample to be representative sample, the selection of samples should be unbiased, random, and sample size must be as large as to reflect most of the characteristics of the population. तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए सैंपल, तो ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्शन आ सकता है। अभी कल के एग्जिट पोल देखो, 6 एग्जिट पोल्स आए, 6 में से 2 बता रहे हैं कि एमवीए जीतेगी और 4 बता रहे हैं एनडीए जीतेगी। सबके सैंपल अलग है, सबके रिजल्ट्स अलग है, और अल्टीमेटली जब रिजल्ट आएगा तब हरियाणा जैसा कर कुछ कुटाना नहीं हुआ। हरियाणा में क्या हो पता होगा ना, नहीं क्या बीजेपी आ गया अचानक से, बहुत ही बम हो गई, क्योंकि एग्जिट पोल्स भी वैसे ही आए थे। अभी राजस्थान का अगर आप पिछले कुछ 20 सालों को देखोगे ना, हर 5 साल के बाद में उधर सरकार बदलती है। दुनिया भर में भी ये देखा गया था कि जब जब जीएसटी जिस सरकार ने लाया है, जिस भी कंट्री में जीएसटी लाया है, नेक्स्ट टर्म वो कंप्लीट नहीं कर, नेक्स्ट टर्म चुन नहीं, सिलेक्ट क्या है वो इलेक्ट नहीं हो पाए, या फिर उसके बाद 2 टर्म्स आ गए उनके। ओके, नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, a non-representative sample is a subset of population that does not reflect the characteristics of population. Underline, it is biased in nature. कौन सा सिलेक्ट करना प्रेफर करोगे आप, रिप्रेजेंटेटिव या नॉन रिप्रेजेंटेटिव?
representative, obviously. For example, to rate a TV serial, a TV rating agency dials numbers taken at random from telephone directory is a non-representative sample because some of the viewers may not have their telephone numbers in the telephone directory, right? ये पुराने जमाने की बात है जब टीआरपीस के बेसिस के ऊपर शोज के स्लॉट्स बिकते थे। एक जमाना था, आप शायद पैदा भी नहीं होते तब, कौन बनेगा करोड़पति लॉन्च हुआ था और रात को 9 बजे रास्ते पे कोई भी नहीं दिखता था। रीजन एवरीबडी वाज वाचिंग दैट। और उस समय दांडी नमक नाम से एक सॉल्ट नया ब्रांड आया था और उसने उसमें 1.5 2 मिनट के स्लॉट्स बुक किए थे सिर्फ बेस्ड ऑन दैट एक एडवर्टीजमेंट फुल चला और उसके बाद एडवर्टीजमेंट बंद, बिजनेस भी बंद। कुछ बिजनेस चलते हैं ऐसे कि जो मार्केटिंग का खर्चा एक ही बार में करते हैं। एग्जाम्पल लिरिल सोप है, सुनिए क्या? लिरिल नहीं, नहीं सुनी? सुनिए बॉयज, लड़कियों ने सुनी, लड़कियों की साबुन है बट ठीक है। सो लिरिल हर 10 साल के बाद एडवर्टीजमेंट वापस से करता है और जब जब इन्होंने एडवर्टीजमेंट किया था तब तब उनके एडवर्टीजमेंट की जो मॉडल है शी बिकेम द टॉप का हीरोइन। जैसे प्रीति जिंटा, लिरिल के एडवर्टीजमेंट के बाद ना दिल से नाम से मूवी आई थी उसकी, दिल से पता है? इट्स नाइस मूवी, नहीं देखी तो देखो। छैया छैया, अरे गाना तो बताओ। अर्जुन कपूर पता है? मलाइका अरोरा, ठीक है। अनबायस्ड एंड बायस्ड सैम्पलिंग। A sampling is called unbiased sampling if each element or member of population has an equal chance. Okay, equiprobable हो गया ये, equiprobable हो गया, डाई रूल किया, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 because हर साइड equiprobable है being chosen to be a part of the sample. Simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling are examples of unbiased sampling. That is, we can say, underline कर दो, probability sampling is unbiased in nature. तू पुस्तक कुठे? अच्छा ठीक है। Biased sampling. A sampling is called biased sampling if some elements or members of population have higher or lower probability than the others of being chosen to be part of the sample. Convenience sampling, voluntary sampling, judgment sampling, और भी होना चाहिए, snowball sampling are the examples of biased sampling. That is, we can say that non-probability sampling is biased in nature. Underline करो, non-probability is biased. तो पेज नंबर 534 के ऊपर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसको स्लैश करके लिख दो अनबायस्ड और नॉन प्रोबेबिलिटी को लिख दो बायस्ड। ओके गो। अब हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पॉइंट व्यू पॉइंट। क्या करना? यस, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर होता है पॉपुलेशन का और इस पॉपुलेशन में से जो स्टैटिस्टिक बाहर निकलता है, सैंपल, ये है सैंपल ऑफ अ ह्यूज पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन के किसी स्टैटिस्टिकल मेजर के बारे में हमको स्टडी करना है तो उस स्टैटिस्टिकल मेजर को हम पैरामीटर कहते हैं। सपोज मीन, ओके, मीन। और पूरी पॉपुलेशन की स्टडी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में परवड़ नहीं रही है, इट इज नॉट अफोर्डेबल, तो इन दैट केस पूरे का स्टडी ना करते हुए छोटे सा सैंपल पिक किया जाएगा। अभी सैंपल ऐसा पूरा एक गोला निकाल नहीं जाता है, सॉरी, रैंडम उठाया जाता है, करेक्ट है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। फिर इसका सपोज इसका आपको चाहिए है मीन पॉपुलेशन का, सो आप क्या करते हो, सैंपल लेते हो और सैंपल का मीन फाइंड आउट करते हो और बेस्ड अपॉन दिस मीन आप बताते हो पॉपुलेशन का मीन ये हो सकता है। तो दोनों का भी हमने मीन निकाला, लेकिन इस मीन को हम कहते हैं इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक और बेस्ड अपॉन दिस स्टैटिस्टिक जो इंटरपोलेट करके रिजल्ट लाया गया उसे हम कहते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर होता है पॉपुलेशन का और स्टैटिस्टिक होता है सैंपल का। आइए पढ़ते हैं। पैरामीटर, अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरलाइन ऑफ पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन के रिलेशन में आता है, इज कॉल्ड पैरामीटर। ये हो सकता है पॉपुलेशन मीन डिनोटेड बाय म्यू, population variance denoted by sigma square, population standard deviation denoted by sigma, population proportion denoted by p. A parameter is used to describe underline entire population. parameter पूरी population को describe करता है। so हम बुक कहाँ है,
आते आगे दिख रही है क्या? तुम नहीं देख रहे ना, लेकिन शून्यत नजर लावून बसलाय. चलो पेज 536 पर आ रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू नो द एवरेज लेंथ ऑफ हाउस पैरो. साधारण चिमनी, उसकी लेंथ जनरली कितनी होती है? दिस इज पैरामीटर बिकॉज इट स्टेट्स एवरेज लेंथ ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ द हाउस पैरोज. स्टैटिस्टिक अंडरलाइन करो. A measurable characteristic of sample is called statistic of sample. सैंपल का जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक रहेगा उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं. क्या हुआ रेहान? वाजुद माजुद ना, याजुद, सेहान रेहान जैसा. फॉर एग्जाम्पल सैंपल मीन डिनोटेड बाय x बार, सैंपल वेरिएंस s स्क्वायर, सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन s एटसेट्रा. ओके, कहीं तो लिख लो. टेक्स्ट बुक में भी बाजू में लिख दे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. पेंसिल से लिखो बस. नोटबुक में लिख रहे तो भी चलेगा. आपको डेटा दिया रहेगा, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसके बारे में आपको कुछ कमेंट पास करना पड़ेगा, कमेंट लिखना पड़ेगा. यस, ये आधा पार्ट है चैप्टर का. आप क्या कर रहे हो? सैंपल की स्टडी कर रहे हो और इन्फर कर रहे हो अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन. या in inferential statistics we use sample statistic to estimate the corresponding population parameter. अंडरलाइन कर, हम करने क्या वाले, इस लाइन में पूरा सार दिया है चैप्टर का. we use sample statistic to estimate the corresponding population parameter. हम इसका यूज करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे, इसका यूज करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे एंड सो ऑन. While making an inference about the population, the parameter is unknown because it is impossible to collect the information for every member of the population. So we use sample statistics to conclude about the population parameter. Possible नहीं होता है. अभी इंडिया में भी सेंसस होता है. What do you feel? किसी दिन गवर्नमेंट ने आके बोला 2021 में इतना पॉपुलेशन था, एग्जैक्टली उतना होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं. शायद जो भी एन्यूमरेटर है आया था घर पे, जिसने इन्फॉर्मेशन लिया वो चला गया, उसके बाद कोई बुजुर्ग रहेंगे जो गुजर गए, कोई लेडी रहेगी जिसने बच्चे को जन्म दिया. इसलिए पॉपुलेशन इज सब्जेक्ट टू चेंज. एरर इज देयर बट दैट इज फाइन. वो एरर इतना बड़ा नहीं है जिसकी वजह से डिसीजन गलत हो जाएगा. So we use sample statistic to conclude about the population parameter. For example, we catch 100 house sparrows and measure their length. The mean length of 100 sparrows is statistic. 100 स्पैरो को हमने पकड़ा, उनकी लेंथ गिनी और मीन लेंथ है 100 स्पैरोज की मीन लेंथ हमने निकाली. द मीन लेंथ ऑफ 100 स्पैरोज इज स्टैटिस्टिक. इसे स्टैटिस्टिक कहा गया, व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेक एन इन्फरेंस अबाउट द लेंथ ऑफ द एंटायर हाउस स्पैरोज पॉपुलेशन. पूरे पॉपुलेशन के बारे में इसके बेसिस के ऊपर आप इन्फरेंस निकाल सकते हो. और अगर हमें कोई अलग ही हाउस स्पैरो मिल गई जिसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये नई प्रजाति है. दैट इज इट्स अ न्यू क्या जॉनर व्हाट डू यू कॉल ब्रीड ऑफ द सेम हाउस स्पैरो. जैसे एंड्स में भी आता है, बुलेट एंड अलग होती है, दूसरी सादा गरीब वाली एंड क्या काली लाल एंड ऑल. ओके, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन सैंपल. आई वांट यू टू रीड इट आउट. शांति से पढ़ो मन में. बोलो किसका? सीएलटी, सेंट्रल लिमिट थ्योरम. पढ़ नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं बस क्या है. अगर आप डायग्राम को देखोगे ना, आपको 4
वो से स्टफ दिखेंगे, मतलब रो के हेडिंग्स। सबसे पहला पॉपुलेशन का डायग्राम, पहला पॉपुलेशन होमोजीनियस है देखो, दूसरा वाला इज समवॉट एक्सट्रीम्स की तरफ झुक रहा है, और तीसरा वाला इज स्क्यूड, हल्का सा स्क्यू हुआ है राइट की तरफ। लेफ्ट में अगर ऊंचा होता है, पीक होता है, तो राइट की तरफ स्क्यू हुआ, ऐसा कहा जाता है, इसे पॉजिटिवली स्क्यूड कहा जाता है। इससे आप सैंपल पिक करते हो, सैंपल का नीचे फिर डायग्रामेटिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। उसके अगले पेज के ऊपर आप देखोगे ना, तो ये है n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 30। जब n इज इक्वल टू 5 है तो ये पॉपुलेशन का हल्का हल्का शेप उठाने की कोशिश कर रहा है, बट अगर n इज 30 और इवन मोर, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएगा। ये सारा रिलेट करता है हमारे डिस्कशन को जो हमने थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में किया था। याद है आपको, n अगर लेस देन और इक्वल टू 30 है तो ही बाइनोमियल यूज करते हैं हम, है ना। और अगर n ग्रेटर देन 30 हो गया तो हम पॉइसन प्रेफर करते हैं, जिसके अंदर एक ही पैरामीटर आता है, नाम है लैम्बडा, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, देखो ये सारा डिस्क्रीट है, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस वेरिएबल को रिलेट करने के बावजूद भी लैम्बडा n इंटू पी के बराबरी का आ सकता है, जहां n इज इनफाइनाइटली हाई एंड p इज वेरी स्मॉल एज गुड एज टेंडिंग टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, जीरो नहीं है बस, राइट। तो n into p turns out to be lambda, that is the most expected value. So ये 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में। अनफॉर्चुनेटली आपको उसका कुछ काम है नहीं, बस पता रहना कि 30 से ऊपर है तो आपने नॉर्मल की तरफ या पॉइजन की तरफ जाना, नॉर्मल बायनॉर्मल की तरफ नहीं जाना। यस, सीएलटी का और कोई काम नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं दिया है। सीधा आ जाइए उस डायग्राम के नीचे के पैरा को, उसके नीचे द बॉटम 3 रोज शो द शेप ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जब सैंपल का साइज 2 है, 5 है और 30 है, when sample size is 2, we see that the shape of each sampling distribution is different from the shape of corresponding population distribution. For 5, we see that the shapes of the sampling distribution of 1, 2, 3 begin to look similar to the shape of normal distribution. हल्का हल्का नॉर्मल की तरफ जा रहा है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन से शेप में होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन से शेप में होता है? बेल शेप्ड बोलते हैं उसको, वो वर्ड यूज किया है एक्सक्लूसिवली बुक में। In population 3, some skewness to the right is still present. Finally, for sample size 30, the shape of each 3 sampling distribution are approximately normal. A sample size of 30 is or more is considered to be sufficient to hold CLT. As the sample size becomes large, the prediction of characteristic population becomes more accurate. ये पूरी लाइन को अंडरलाइन कर दो। 30 से बड़ा सैंपल का साइज रहा तो CLT कहता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि आपके अप्रोक्सीमेशंस कम होते जाएंगे और जितना बड़ा सैंपल उतना सटीक प्रोजेक्शन या प्रेडिक्शन। इससे पहले कहीं तो पढ़ा, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ, कि सैंपल साइज बड़ी रहेगी तो अच्छा रहेगा। याद है कैसा कुछ डिस्कशन किया मैंने? सो इट इज बेस्ड ऑन सीएलटी, बड़ा द सैंपल सही द रिजल्ट। आओ अभी आते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के ऊपर। इसके क्वेश्चन बनते हैं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए। इन्फरेंस ला रहा है, इन्फरेंस 2 तरीके से आ सकता है, एक आता है पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरा आता है रेंज एस्टिमेशन। ओके, पॉइंट एस्टिमेशन और रेंज एस्टिमेशन। और जब भी आप एस्टिमेट करते हो ना, आपको एक वर्ड यूज किया जाएगा बार बार, कॉन्फिडेंस लिमिट, कि क्या प्रोबेबिलिटी है आपका आएगा जवाब सही रहेगा। और कॉन्फिडेंस लिमिट बेसिकली 90%, 95% और 99% चलती है। ओके, मतलब 1%, 5% और 10%, इतना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस होता है। अब मैं सी फॉर एग्जांपल किसी को भी रैंडमली पूछूं आपको 12th में कितने परसेंटेजेस आएंगे, आपने एक फिगर बोल दिया x%, और दूसरे ने x-1 से लेकर x+1 तक के परसेंटेज का रेंज दे दिया, कौन ज्यादा सही होने की प्रोबेबिलिटी है? पहला वाला, दूसरा वाला? सवाल समझा? अच्छा, सवाल फिर से बोल रहा हूं। मैंने इनको पूछा कि कितने परसेंट आएंगे और इनको पूछा कितने परसेंटेज आएंगे। इन्होंने एक आंकड़ा दिया, इन्होंने एक रेंज दी। रेंज ज्यादा सही आएगी बिकॉज प्रोबेबिलिटी उस रेंज में आने की ज्यादा है पॉइंट से, करेक्ट है। सेम बात की थी हमने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी 0, 27 डिग्री और 28 डिग्री ये टेम्परेचर के बीच में एक कोई भी टेम्परेचर लेते हैं, वो होने की प्रोबेबिलिटी 0 बिकॉज इट इज 1 बाय इनफाइनाइट, और वी नो 1 बाय इनफाइनाइट इज 0। एक एप्पल के इनफाइनाइट टुकड़े कर, हर एक टुकड़ा कितना, कुछ चीज नहीं है ना, दैट इज 1 बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। सो क्या कहना था मुझे? हाँ, बट अगर मैं एक रेंज बता देता हूं तो वो रेंज एग्जैक्टली एग्जिस्ट करेगी,
सो दो टाइप के एस्टिमेशन आते हैं, एक होता है पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरा होता है रेंज एस्टिमेशन। ओके ओके, खाओ तुम है ना, आओ। हाइपोथेसिस टेस्टिंग तीसरा, मतलब अल्दो इन्होंने तीसरा दिया है, वो एक अलग ही टॉपिक। Statistical inference. Statistical inference is a process through which inferences about population are made based on the information obtained from sample. Sample से डेटा लेने का है और उसके बेसिस के ऊपर पॉपुलेशन के बारे में आपको अंदाजा लगाना है। यस, हम यही कर रहे थे। 100 चिड़िया को पकड़ लिया, उसकी लेंथ गिन ली और बोल दिया पॉपुलेशन में रैंडम इनका हाइट इतना या लेंथ इतना होता है। करेक्ट। चलो पहला पॉइंट एस्टिमेशन, चिल्लर एकदम, कुछ नहीं है इसके अंदर। In statistics, point estimation involves the use of sample data to calculate a single value of an unknown population parameter. Single value of the sample data is known as the point estimate of the corresponding population parameter. For example, अगर x bar है sample population, sorry sample mean, then population mean mu estimate की जा सकती है। Yes, yes. चलो हेडिंग दे दो नोटबुक में, point estimate। मुझे बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आपको पता है। ना ना स्टैंडर्ड डेविएशन, अरे वो ओके ओके, आप क्या बता रहे हैं अभी समझाओ मुझे। आप थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में से लेकर आ रहे हैं, एनपी एनपीक्यू उसकी बात कर, ना 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 मैं स्टैटिस्टिकल मेजर की बात कर रहा हूँ। इट इज समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन दी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये या स्क्वायर रूट में समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, बट ये यहां नहीं चलेगा। जब आप सैंपल की बात करते हो, दिस इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय नॉट n बट n माइनस 1। इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, अभी नहीं, मतलब समय लगेगा। समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n, नहीं n माइनस 1 आएगा। खोल दू चिट्टी रोबो, बंद कर दू। जा, गर्मी हो रही है, उसके नीचे बैठ। और कुछ चाहिए? पानी ठंडा हो गया। अभी से फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता औरंगाबाद में कितने अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये 14 में से 4 लड़कियां हैं और 10 लड़के। सो इज इट सेफ टू एस्टिमेट कि लड़कियों का प्रोपोर्शन 4/14 हो या 2/7? सॉरी, हाँ क्यों, क्यों नहीं?
पॉपुलेशन भी तो बहुत छोटी है, कितने बच्चे होंगे? Based on the number of population points, it is safe to say around कितना परसेंट आएगा ये बोलो? 26-27% के आसपास रहेगा। 48? 28, okay. 2/7. 28 point somewhat, right? 28 के बीच में कहीं तो आएगा। So this would be the proportion. Proportion obviously percentage में नहीं आएगा, it will be 0.28 somewhat. Yes. तो based upon sample आप पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेट दे रहे हो, इसे हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट। अब जब ये आ जाता है और हमारे पास और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है और हम कहते हैं इट इज सेफ टू से कि 0.25 से लेकर 0.31 तक के आपका पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन आ सकता है। सो आपने क्या किया, यहाँ से 0.3 पीछे 0.03 पीछे गए और यहाँ से 0.03 आगे गए। तो ये जो आगे पीछे जाते हो ना, ये आपके व्हाट से कॉन्फिडेंस लिमिट के ऊपर डिपेंड होता है बेटा। कॉन्फिडेंस लिमिट जितना कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा उतना ये लिमिट ज्यादा हो जाएगा, है ना? क्योंकि आपको सही अगर आना है, अगर ना सुनो, इफ आई आस्क यू, मुझे एक ऐसा परसेंटेज बोलो या रेंज बोलो परसेंटेज की जिसमें 100% आप आओगे, व्हाट इज द रेंज? 0 to 100, सही है? सो जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा रेंज आएगा, और जितना कम कॉन्फिडेंस है उतना छोटा होता जाएगा, और 0% मतलब कॉन्फिडेंस लिमिट कुछ भी नहीं है तो पॉइंट एस्टिमेट आएगा एग्जैक्टली इतना। समझा? मैं फालतू इंटरवल में लेके गया, छोड़ दो, आ जाओ पॉइंट एस्टिमेट पे आते हैं। क्या हुआ भांजे, क्यों हंस रहा है? ऐसे ही हंस रहा है? चलो पहला सवाल शुरू कर रहा हूं। ये सारे फॉर्मूले लिख लिए आपने? द फॉलोइंग डेटा आर फ्रॉम अ सिंपल रैंडम सैंपल। 5, 8, 10, 7, 10, 14, 5, 8, 10, भूल गया, 7, 10, 14, 7, 10, 14। फिर पहला, व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले पॉपुलेशन मीन का पॉइंट एस्टिमेट। Simply it is sample mean. सिंपल था। यू टेल मी, एग्जाम में आया तो फ्री के मार्क्स है ना? सेकंड, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट में आता है। यहाँ n-1 आता है, क्यों बाद में बताऊंगा। चलो आगे। नहीं, अच्छा ये एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू सैंपल में पेज 537, point estimation, पहली लाइन। In statistics, point estimation involves the use of sample data to calculate a single value of an unknown population parameter. Single value of sample data is known as point estimate of corresponding population parameter. Single value of sample data किधर गया? हाँ, is known as point estimate of corresponding population parameter. Point estimate of corresponding population parameter, which is mean in this case. समझा?
चलो आगे। जनरली ऐसा करना नहीं, टेबल से ही जल्दी बनता है, टेबल से जल्दी बनेगा, दैट्स फाइन। x माइनस एक्स बार 9 माइनस 6, 9 माइनस 8, सॉरी ये -3 का स्क्वायर होना चाहिए, बट वन ऑफ द सेम थिंग। 9 माइनस 5 है वो, 9 माइनस 8, 10 माइनस 9 माइनस क्या कर रहा हूँ, 9 x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार 10 माइनस 9 1 स्क्वायर, 7 माइनस 9 माइनस 2 स्क्वायर, 10 माइनस 9 1 स्क्वायर, 14 माइनस 9 माइनस 5 स्क्वायर, अपॉन 6 माइनस 1, दिस इज रूट में 16 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 25 अपॉन 5। इज इट रूट में 9.6? 9.6 का रूट निकालते हैं। बोलो ये बताता हूँ। इट्स 3.09, उनका क्या है, राउंडिंग किया, दैट इज फाइन। किसको आता है ये, भूल, ये लॉन्ग डिवीजन है। मोमो मोदक अलग अलग रहते, पता है ना। देखो क्या करते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दो थोड़ा बड़ा, 23, क्या है 23 का स्क्वायर, 529, इट इज 529। क्या किया जाता है, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद ये ऐसे चेक किया जाता है, क्या करें, दो दो के गुच्छे किए जाते हैं, इट इज ग्रुप ऑफ 2, इसके आगे कुछ रहेगा, सपोज 1 2 3 इतना ही, तो 12 होगा और यहाँ 0 देके ऐसा किया जाएगा, ओके। बट नहीं है, चलो कर ही लेते, इसी का कर लेते हैं। सपोज ये है, कैलकुलेटर निकालो, वही चेक करो क्या है आंसर इसका, डिजिट कैलकुलेटर, अरे ठीक है। उसके बाद क्या करें, ये नंबर से जस्ट नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है वो चेक करें, 5 के नीचे 4 विच इज परफेक्ट स्क्वायर, इट इज 2 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखा जाएगा 2, यहाँ 2 2 2 4 रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ आएगा 1, ये जो लिखा गया है वही ऐड किया जाता है, आंसर इज 4। यहाँ पे हल्का सा जगह छोड़े और क्रॉस चेक है, दिस नंबर हैज टू बी डबल ऑफ दिस, ये इसका आधा चाहिए और ये इसका डबल चाहिए, करेक्ट। उसके बाद नीचे लेते समय ये दोनों भी डिजिट्स लिए जाएंगे, इट विल बी 29। उसके बाद क्या करें, इस पे 1 रखे, 1 मल्टीप्लाई करके देखिए, ये उसके नजदीक आता है, हाँ, बट उससे भी बड़ा हो सकता है, हाँ उससे बड़ा, ये उसके बियॉन्ड चल जाएगा, नहीं परफेक्ट बैठ रहा है, ये 3 लिखा है मैंने, सो 43 प्लस 3 ये प्लस है 46, और ये 3 यहाँ पर भी लिखा जाएगा, राइट 129। सो दिस वुड बी, क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसे, इट विल बी 0, इसके बाद ये 1 2 नीचे आएगा, तो ये 46 आया, ये 23 आया, दिख रहा है डबल है, क्योंकि डेसिमल के अगला नीचे आ गया, यहाँ पर मैं डेसिमल दे दूंगा। उसके बाद 46
के ऊपर क्या लिखूं तो 12 के आसपास आएगा, कुछ भी नहीं, 0, क्योंकि 46 अपने आप में ज्यादा है 12 से, तो इट विल बी 460 और ये दोनों नीचे आ जाएंगे 39। अब 460 व्हाट इसके नजदीक जाएगा, अरे 2 कैसे, 1239 है, ये 0 ही आ रहा है, 0 और एक 0 आएगा, एक 0 लेना पड़ेगा, यहाँ एक 0 लेना पड़ेगा और यहाँ ऑब्वियसली 2 zeros नीचे लेने पड़ेंगे, सो 46,000 4600 के ऊपर एक और आना चाहिए, इसका डबल लूं तो अराउंड 92,000 होता है, विच इज लेस देन 1,23,000, तो 2, तो कितना आएगा इंटू 2, 46 का डबल 92,004, 900 से 4 चला गया 896, ये 23 और 8 31, सो इट इज 46,004। और कुछ करना है क्या, एक और डिजिट ले लेते हैं, 31 लाख, ये कितना आता है 4 लाख, 4 7 28, 7 या 8 इन दोनों में से कुछ आएगा, 23.0027 या 28, स्क्वायर रूट ऑफ 529.1239, इट इज 23.0026 आया, थोड़ा आगे 27 है वो एक्चुअली, राउंडिंग करे तो, समझा। और आएंगे, सॉल्व करना पड़ेगा तब देखना चलता है, और बेसिकली ये सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड्स रहेंगे, एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा या दूसरा लॉग के वैल्यूज दिए हुए रहेंगे। कैन यू यूज लॉग, प्रैक्टिस किया था या करना पड़ेगा, ओके हो जाएगा डोंट वरी, ये ठीक है। 3.09 मेरा है, उनका 1 है, दैट इज फाइन, 3.1 किसके एक्सपेक्टेड नहीं है बेटा, एक्सपेक्टेड की वैल्यू निकाले, बढ़ो आगे। Second question, in a survey question of for a sample of 200 individuals, 80% gave a response yes and 100 gave response no, and 20 gave no response. What is the point estimate of the proportion of the population who respond to yes, who respond yes? अभी क्या करूँ इसका, देखो भी जवाब सिंपल सिंपल, yes वाले कितने 80/200 और no वाले कितने 100/200। एक बार एक्सरसाइज देखिए, कोई क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना है क्या अभी,